आज की वीडियो में हम हिंदी दक्षता का इकाई 3 करेंगे। इससे पहले हम इकाई 1 और 2 कर चुके हैं। तो इकाई 3 जिसका नाम है हिंदी साहित्य का परिचय, तो यहाँ पर सारी बात हिंदी साहित्य के बारे में होगी। यूनिट थोड़ी सी बड़ी है लेकिन सारी ही चीज़ें इम्पॉर्टेंट हैं और क्वेश्चंस भी जो है यहाँ से काफ़ी सारे बनकर आएंगे। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहला जो टॉपिक है आपके सिलेबस में वो है भाषा और साहित्य, यानी पहले लैंग्वेज को जान लीजिए। और भाषा क्योंकि हम हिंदी दक्षता पढ़ रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है हिंदी लैंग्वेज की यहाँ पर बात की जा रही है। और जो साहित्य है, लिटरेचर है, वो भी हिंदी का ही है। तो यहाँ पर क्या है, अगर हम भाषा और साहित्य की बात करें तो ये दोनों ही एक के दो पहलू होते हैं। अगर भाषा नहीं होगी तो साहित्य कैसे रचा जाएगा, और यदि साहित्य है तो फिर उसे डिफरेंट लैंग्वेजेस में भी अनुवाद किया जा सकता है। तो दोनों का ही होना ज़रूरी है एक दूसरे के लिए। जब भाषा होती है तो साहित्य का विकास होता है। अगर लैंग्वेज है हमारे पास, हम उसको सोचेंगे, फिर उसको लिखेंगे या किसी को सुनाएंगे, तो इस तरीके से साहित्य बनना शुरू हो जाता है। जब साहित्य होता है तो भाषा का विकास भी अपने आप ही होने लगता है। और यदि हमारे पास साहित्य है, हमने कुछ पढ़ा या किसी से कुछ सुना है सिर्फ मान लीजिए, तो फिर क्या करेंगे, हम उसको और अच्छी भाषा में लिखकर भाषा में भी उसका विकास करेंगे। और भाषा जो है वो एक वैज्ञानिक शब्द है यदि बात की जाए तो, क्योंकि भाषा होगी तो मान लीजिए साहित्य है, आपने अपनी नानी दादी से एक कुछ भी कहानी सुनी, तो अब आप उसको लिख रहे हैं, तो आप वैसा ही तो नहीं लिखेंगे जैसा उन्होंने सुनाया था। तो उसमें आप भाषा में क्या करेंगे, जब आप लिखेंगे तो उसमें वैज्ञानिक तरीके से भाषा का प्रयोग करेंगे ताकि पढ़ने वाला प्रभावित हो उससे। और साहित्यकार भी इसे रचना का जन्म यहाँ से होता है। पढ़ने और लिखने और अभिव्यक्ति की क्षमता भाषा में साहित्य द्वारा अधिक श्रेष्ठ बन सका है कि साहित्य को जो श्रेष्ठ बनाने के लिए भाषा का बहुत ही ज़्यादा योगदान माना जाता है। तो ये थे संबंध हमारी भाषा और साहित्य के अंदर। अब चाहे इंग्लिश की भाषा हो, उस अभी लिटरेचर के साथ वही रिलेशन है जो हिंदी भाषा का उसके साहित्य के साथ रिलेशन है। अब देखिए साहित्य और समाज में संबंध, अगला टॉपिक है। तो साहित्य क्या होता है, हमने ऊपर पढ़ लिया, जितनी भी हमारा लिटरेचर है, कहानी, उपन्यास, कविताएं, गद्य, पद्य, सब कुछ जो है हमारा साहित्य है। और समाज यानी कि सोसाइटी, उन दोनों के अंदर जो है क्या रिलेशंस है वो हमें बताना है। तो लोकानुभूति यानी जो लोग अनुभव करते हैं, एक्सपीरियंस करता है, उसी से भरा होता है साहित्य। और इसीलिए दोनों के अंदर होता है गहरा संबंध। ठीक है, समाज के अंदर रह के हम कुछ नोटिस करते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं, उसके बाद हमारे बीच से कोई साहित्यकार भी बन जाता है जो उन चीज़ों को लिख देता है, बता देता है। तो वो संबंध जो होता है बिल्कुल डायरेक्ट होता है। साहित्य में व्यक्ति और समाज की प्रवृत्तियों का समन्वय होता है। ठीक है, समाज के दर्पण के रूप में साहित्य, समाज जैसे शीशे के आगे आप खड़े होते हैं और अपने आप को देखते हैं, अपनी अच्छाइयाँ भी बुराइयाँ भी, उसी तरीके से साहित्य भी है जो इस समाज के लिए आईने का काम करती है। यदि हम साहित्य पढ़ते हैं तो समाज की अच्छाइयाँ बुराइयाँ, कहाँ क्या ज़रूरी है, कहाँ क्या सही होना चाहिए, भ्रष्टाचार को लेकर कोई कहानी पढ़ी आपने, कहीं गबन आपने प्रेमचंद की पढ़ी हो तो आपको पता चलेगा करप्शन किस तरीके से काम करता है। तो साहित्य के अंदर समाज की कुरीतियों को भी शामिल किया जाता है और अच्छाइयों को भी। उपयुक्त समाधान और सुझाव, और इतना ही नहीं कि सिर्फ प्रॉब्लम्स दिखाई जाती है, इसके साथ साथ साहित्य के माध्यम से उसके सुझाव भी कई बार बता दिए जाते हैं। और यथार्थ की समस्याओं को ये उजागर करता है। यथार्थ यानी जो रियल लाइफ में होता है प्रॉब्लम्स, उनको, ये नहीं कि इमेजिनरी कुछ चल रहा है। तो कल्पनाओं की दुनिया से हटकर जो साहित्य है, एक अच्छा साहित्य है, वो क्या होता है, यथार्थ की समस्याओं पर आधारित होता है। आगे चलते हैं हिंदी साहित्य। तो हिंदी साहित्य की बात की जाए, हिंदी क्या है, हमारे देश की विस्तृत भूभाग में फैली हुई है। यदि ज़्यादा देखा जाए तो हिंदी फैली हुई है, जिससे हिंदी का साहित्य भी फैला हुआ है। हिंदी भाषा में रचित विविध विधाएं, क्योंकि हिंदी में बहुत सारी विधाओं में लिखा गया है, ना सिर्फ कहानियाँ बल्कि नाटक, उपन्यास, कविताएं, संस्मरण, रेखा चित्र, मतलब कई विधाओं में हिंदी के भाषा में लिटरेचर लिखा गया है।
हिंदी भाषा के बदलते संदर्भ में जो इसका स्वरूप है वो काफ़ी पुराना है। तो हिंदी भाषा कोई आज की भाषा नहीं है, काफ़ी पुरानी भाषा है, जो कि जिसकी जननी संस्कृत को भी माना जाता है। तो संस्कृत में भी बहुत सारी रचनाएं आपको देखने को मिल जाएगी प्राचीन काल की। प्रत्येक बोली में भाषा, ये जो हमारी हिंदी है, प्रत्येक बोली में भी इसका महत्व है। जैसे किसी किसी क्षेत्र में कोई बोली बोली जाती है तो वहाँ भी हिंदी कहीं ना कहीं रूप में समावेश हो जाती है। विश्व भर में भी साहित्य इसकी ख्याति है, मतलब पूरे वर्ल्ड वाइड आप देखेंगे प्रेमचंद को पढ़ने वाले और प्रेमचंद के दीवाने मतलब आपको मिल जाएंगे। जैसे शेक्सपियर की अगर बात की जाए इंग्लिश ए लिटरेचर में, तो हमारे प्रेमचंद को भी आप देखेंगे कि वर्ल्ड वाइड उनको पढ़ा जाता है। और सिर्फ प्रेमचंद ही नहीं, और भी बहुत सारी रचनाएं हैं हमारी जो विश्व भर में ख्याति मिली है उनको। तो इसलिए हिंदी साहित्य जो है हमारे लिए काफ़ी फेमस है और इम्पॉर्टेंट है। अब हम पढ़ेंगे हिंदी साहित्य का काल विभाजन। जैसे इतिहास में काल विभाजन होता है ना, इतने से इतना टाइम, इतने से इतना टाइम इस राजा का, इस राजा का, तो उसी तरीके से हमारे हिंदी साहित्य का भी इतिहास को काल विभाजित किया गया है ताकि हम उसे आसानी से समझ सकें। जिसके अंदर पहला जो काल है हमारा वो है आदिकाल, जिसका जो समय है वो है संवत 1050 से लेके 1375 तक। ठीक है, तो जब भी आप ये समय लिखेंगे तो इसमें ईस्वी नहीं लगाएंगे, संवत लगाएंगे। अब इसके पीछे संवत लगाने का क्या रीज़न है, ये एक अलग ही थ्योरी है, उसमें आपको जाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप ध्यान रखें कि आप यहाँ पर ईस्वी की बजाय संवत लगाएं। आदिकाल जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने ये नाम दिया था इस काल को, और इसे वीर गाथा काल भी कहा जाता है, प्रारंभिक काल भी कहा जाता है, और भी इसके कई सारे नाम हैं। इसकी विशेषताएं इंपॉर्टेंट है क्योंकि पेपर में ना काल विभाजन के साथ इसकी विशेषता पूछेगा कि किस काल की क्या विशेषता थी। तो इस वाले काल की, आदिकाल की जो विशेषता है वो ये है, इसमें रासो काव्य की परंपरा है, रस से भरे हुए आपको मिलेंगे इसके अंदर जितनी भी रचनाएं होंगी। वीर और श्रृंगार रस की यहाँ पर प्रधानता है। राष्ट्रीय भावना का अभाव है क्योंकि प्राचीन काल की बात हो रही है, आदिकाल काफ़ी पुराना, अगर आप समय देखें 1375 भी तो काफ़ी पीछे अड़ा है। उस समय राष्ट्रवाद की भावना इतनी ज़्यादा लोगों में थी नहीं, तो राष्ट्रीय भावना वहाँ पर नहीं दिखती। जनजीवन से भी संपर्क नहीं है, मतलब लोगों का यथार्थ वहाँ पर आपको कम मिलेगा, थोड़ा इमेजिनरी ज़्यादा मिल जाएगा। और शिल्प विधान यानी एकदम शिल्प से सुसज्जित जो साहित्य होता है ना, वो आपको इस टाइम का पढ़ने को मिल जाएगा। उसके बाद आता है भक्ति काल, इसका जो समय है वो है संवत 1375 से 1700। अब भक्ति काल नाम से भी आपको समझ में आ रहा होगा कि धर्म का रसात्मक रूप जो है यहाँ पर मिलेगा, और इसीलिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसे धर्म का रसात्मक रूप भी बोला है। इसकी विशेषताएं क्या हैं, इसके अंदर गुरु महिमा के ऊपर रचनाएं काफ़ी लिखी गई हैं, मतलब गुरु की महिमा। फिर भक्ति की प्रधानता क्योंकि भक्ति काल है, नाम की महिमा, बहुजन हिताय, लोगों के हित के लिए, और नीति काव्य आदर्शवाद का यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगा। आगे चलेंगे रीतिकाल। तो रीतिकाल क्या है, रीति तत्व की प्रधानता के कारण ही से रीतिकाल कहा जाता है। रीति होता है एक तरह से आप कह लीजिए लगाव, जुड़ाव, प्रेम कह लीजिए, ठीक है। तो इसके अंदर जो विशेषता है तो श्रृंगारिकता, यानी आपको श्रृंगार रस यहाँ पर मिलेगा, जिसके अंदर संयोग वियोग दोनों ही पक्ष मिल सकते हैं। अलंकारिकता यानी अलंकार युक्त तो बहुत सारी रचनाएं हैं, अलंकारों का खूब प्रयोग किया गया है, जिसमें मतलब अपनी प्रेमिका को इतना बढ़ा चढ़ा के बोल देते हैं। अलंकारों का मतलब क्या होता है, सजा देना ना साहित्य को। फिर ब्रिज भाषा की यहाँ पर प्रधानता मिल जाएगी। नारी के प्रति यहाँ पर दृष्टिकोण आपको देखने को मिलेगा, उसकी सौंदर्य का जो बखान है वो यहाँ पर मिलेगा। ब्रज भाषा की प्रधानता है इस वाले काल में। अगला जो काल है हमारा आधुनिक काल, जो कि 1900 से शुरू हुआ और अभी तक आप मान सकते हैं कि चल रहा है, इस अभी अंत कुछ नहीं है। तो ये क्या है, इसमें आधुनिकता केंद्र में है, मॉडर्निटी अब आ गई है केंद्र में। विशेषताएं क्या है, देशभक्ति। अब 1900 से बाद की बात है तो ऑफ कोर्स हम समझ सकते हैं कि यहाँ पर देशभक्ति की भावना भी लोगों के अंदर आ गई है। नवीनता का समन्वय, कुछ मॉडर्न चीज़ें, रूढ़िवादियों को खत्म करके नई चीज़ों को अपनाने के लिए जोर दिया गया है। जनजीवन का चित्रण, अब लोगों के बारे में लिखा जा रहा है। प्रकृति चित्रण, नेचर अचित्रण, इस काल में ही प्रेमचंद हुए हैं जिन्होंने इतने बड़े बड़े महाकाव्य और रचनाएं रची हैं। और खड़ी बोली का यहाँ पर प्रयोग किया गया है गद्य में, और ब्रिज भाषा में कविताएं जो हैं लिखी गई हैं ज़्यादातर। ऐसा नहीं है कि सिर्फ खड़ी बोली में गद्य ही हो, बट ज़्यादातर मैं ओवरऑल आपको बता रही हूँ।
तो ये थे हमारे काल विभाजन। अब है हमारे मुख्य साहित्यकार। जितने भी सिलेबस में साहित्यकार हैं मैं आपको वहाँ यहाँ पर वो सारे कराऊंगी। पेपर में सारे नहीं आएंगे, 2 आएंगे, ऑप्शन करके 4 आ जाएंगे, तो आपको जो है उसी हिसाब से तैयार करना है। जब मैं क्वेश्चन पेपर सॉल्व करवाऊंगी तो फिर मैं आपको बता दूंगी कि कौन से इंपॉर्टेंट लेखक और कवि हैं जिनको आप डेफिनेटली करके जाएं, जो क्वेश्चन पेपर में आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो सबसे पहले जो प्रमुख कवि हैं वो हैं हमारे भूषण। तो रुद्र शाह द्वारा कवि भूषण की पदवी इनको मिली थी और शिवराज भूषण ग्रंथ की इन्होंने रचना की थी। और जो बहुत इंपॉर्टेंट है साहित्यिक विशेषताएं, मतलब जो ये साहित्य लिखते हैं उसमें क्या क्या होता है, तो राष्ट्रीयता की भावना होती है, संस्कृति का प्रेम होता है, धर्म प्रेम होता है, सामाजिकता होता है और प्रकृति चित्रण होता है। तो ये चीज़ें इनके साहित्य में होती है। आप इनको एक्सप्लेन करके एग्जाम में लिखेंगे। फिर आते हैं सूरदास। 1478 ईस्वी में सीही में इनका जन्म हुआ था और ये आपने सुना होगा सूरदास ए पद, तो पदों के लिए विख्यात हैं ये। और भी इनकी जो रचनाएं हैं वो है सुरसारावली, साहित्य लहरी प्रसिद्ध इनके काव्य हैं। साहित्यिक विशेषताएं क्या हैं, भक्ति की भावना, वात्सल्य वर्णन, श्रृंगार वर्णन, रीति काव्य जिसे गाया जा सके और ब्रिज भाषा का प्रयोग ये अपनी रचनाओं में करते हैं। तुलसीदास की बात की जाए तो 1535 ईस्वी में राजापुर में इनका जन्म हुआ था। ये भक्ति काल के कवि हैं। इन्होंने दोहावली, कवितावली, गीतावली, रामचरितमानस जैसी मुख्य रचनाएं रची हैं। इनकी साहित्यिक विशेषताएं, राम का स्वरूप जो है, क्योंकि रामचरितमानस लिखी है तो आप समझ ही सकते हैं ये राम के स्वरूप के ऊपर अपनी रचनाएं लिखते थे। लोक संग्रह की भावना भी वहाँ देखने को मिल जाएगी आपको, भक्ति का स्वरूप मिल जाएगा, रस मिलेंगे, परिमार्जित भाषा मतलब समय के अकॉर्डिंग जो भाषा चल रही हो वो उसमें लिखते थे। अगले जो साहित्यकार हैं हमारी वो है मीरा। इनका नाम तो आपने जरूर सुना होगा। 1555 संवत में राजस्थान के पास इनका जन्म हुआ था। बचपन से ही कृष्ण की आराधिका थी। और साहित्यिक विशेषताएं क्या, भक्ति भावना, क्योंकि भगवान की भक्त है तो भक्ति भावना वाला साहित्य ही रचेंगी। भावबोध, बहुत ही इमोशंस भरे हुए इनके साहित्य की जितनी भी रचनाएं हैं वो हैं। सामाजिकता है, उसमें वियोग वर्णन यानी दूर होना, क्योंकि ये कृष्ण से पूरी जिंदगी मतलब प्रेम करती रही भक्ति वाला, लेकिन मिल नहीं पाई, तो वियोग का काफ़ी लिखा है इन्होंने। और सरस मधुर भाषा का प्रयोग इन्होंने अपनी रचनाओं में किया है। अगले जो हमारे साहित्यकार हैं वो है कबीर। तो कबीर का जन्म हुआ 1398 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। ये काफ़ी उदार थे, सत्यवादी थे, निर्भीक और आडंबर के विरोधी थे। ये जो कर्मकांड, अंधविश्वास होता है ये इसके विरोधी थे। इनकी साहित्यिक विशेषताएं हैं कि ये निर्गुण उपासक थे। गुरु की महत्ता यानी टीचर जो होता है, जो सिखाता है जीवन में, उनके ऊपर इन्होंने काफ़ी लिखा है। आपने कबीर के दोहे सुने होंगे, जिसमें से दोहा टीचर के गुरु के ऊपर भी है, आपने ज़रूर सुना होगा, तो आप एग्जाम्पल भी यहाँ पर डाल सकते हैं। प्रेम की महत्ता पर लिखा है, माया के प्रति सावधान और आडंबर का विरोध तो इन्होंने किया ही है। आप बंडर नहीं, आडंबर, आप इसको ड कर लीजिएगा। नेक्स्ट चलिए रहीम। तो ये बहुमुखी व्यक्तित्व के थे और रहीम सतसई, श्रृंगार सतसई इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। साहित्यिक विशेषताओं में नीति की प्रधानता मिलेगी आपको। दैनिक जीवन की अनुभूतियों पर आधारित चीज़ें ये लिखते थे। भक्ति और श्रृंगार और भाषा जो है वो कई भाषाओं में इन्होंने लिखा है और छंदों का खूब प्रयोग किया है। बिहारी जो है उन्होंने दोहों की रचना की है। साहित्यिक विशेषताएं हैं उनकी श्रृंगार वर्णन और नगरता और समाज चित्रण। जैसे जैसे नगर बनना चालू हुए, शहर बनना चालू हुए, तो उनके अकॉर्डिंग भी इन्होंने लिखा है। भक्ति और नीति मुक्त काव्य था इनका। ब्रिज भाषा का प्रयोग किया है और दोहा छंद भी प्रयोग किया है। फिर आते हैं जयशंकर प्रसाद और इन्होंने क्या किया, झरना लिखा अपनी रचना और फिर वहीं से शुरू हुआ छायावादी काव्य। इनका छायावादी काव्य लिखना इन्होंने झरना के बाद शुरू किया। और इसके अलावा जो इनकी रचनाएं हैं वो है लहर, आंसू, कामायनी, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त। तो ये सारी इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। साहित्यिक विशेषताओं की बात की जाए तो सौंदर्य के प्रति इनका आकर्षण था, तो उसके बारे में इन्होंने काफ़ी लिखा है। व्यक्तिवाद है, यानी ह्यूमैनिज्म को ये मानते हैं, इंसान के बारे में लिखते हैं, यथार्थ के बारे में लिखते हैं। नेचर असौंदर्य लिखते हैं, अतीत राग लिखते हैं। सांस्कृतिक दृष्टिकोण पर भी ये अपनी रचनाएं जो है इन्होंने की हैं। उसके बाद आते हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। ये भी बहुमुखी साहित्यकार हैं, कई विषयों पर इन्होंने लिखा है। इनके जो फेमस रचनाएं हैं उनमें से कुकुड़मुत्ता,
अप्सरा और अनामिका बेल इनकी प्रमुख जो है वो रचनाएं हैं। आप इसे अप्सरा कर लीजिएगा, अपरा लिया है गलती से। साहित्यिक विशेषताएं क्या होंगी? रहस्यवाद पर लिखते हैं, मतलब इतने गंभीर और मतलब काफ़ी गंभीरता पूर्वक ये लिखते हैं। राष्ट्रीयता की भावना होती है इनकी रचनाओं में। आत्मभिव्यक्ति यानी मन के अंदर जो इमोशंस आते हैं उसको ये लिख देते हैं। नारी सौंदर्य का भी इन्होंने वर्णन किया है। फिर आते हैं हमारे सुमित्रानंदन पंत, प्रकृति प्रेमी रहे, संवेदनशील कवि हैं और इन्होंने जो लिखा है प्रमुख रचनाएं वो है ग्रंथि, ज्योत्सना, शिल्पी वीणा इत्यादि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। साहित्यिक विशेषताओं की बात करें तो प्रकृति का चित्रण किया है, कल्पना आधारित चीजें लिखी हैं, लोक मंगल की भावना के हिसाब से लिखा है, रहस्यवाद पर संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली में इन्होंने अपने रचनाओं को लिखा है। ये जो मैं साहित्यिक विशेषताएं बता रही हूँ ना, ये बहुत ज़रूरी है। आपके सिलेबस में दिया गया है कि इन कवियों के बारे में जब आप क्वेश्चन अटेंड करेंगे ना, मैं तब भी बता दूंगी आपको, और अभी भी बता देती हूँ कि जब भी ऐसे किसी लेखक के ऊपर आएगा तो आप पहले उनका जीवन परिचय लिखेंगे, उसके बाद उनकी कुछ प्रमुख रचनाएं लिखेंगे, उसके बाद साहित्यिक विशेषताएं लिखेंगे जो इस क्वेश्चन का क्या है, दिल है, हार्ट है, तो आप इसको जरूर लिखेंगे। अब देखिए अगले जो है हमारे महादेवी वर्मा, ये आधुनिक युग की मीरा भी इनको कहा जाता है। इन्होंने रश्मि, नीरजा, निहार, दीपशिखा प्रमुख रचनाएं हैं इनकी। साहित्यिक विशेषताएं क्या है? पीड़ा और वेदना पर लिखा है इन्होंने, आत्मानुभूति, रहस्यवाद, प्रकृति अचित्रण, गेयता। तो ये सारी चीजें महादेवी वर्मा जी के साहित्य में आपको देखने को मिलेगी। अब आगे चलते हैं, लेखकों की बात करेंगे हम। तो प्रमुख लेखक की अगर बात करें तो पहले आते हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र, जो 1850 से 85 तक रहे। इनका जन्म काशी में हुआ था और आधुनिक हिंदी साहित्य में बहुत ही महत्वपूर्ण माने जाते हैं। अगर हम इनकी प्रमुख नाटकों की बात करें तो इन्होंने कुछ नाटक लिखे हैं, जैसे कि सत्य हरिश्चंद्र, श्री चंद्रावली, भारत दुर्दशा जैसे नाटक काफ़ी फेमस हैं इनके। साहित्यिक विशेषताएं फिर से देख लीजिए। अब भारतेंदु जी की क्या है? ये लोक भाषा का प्रयोग करते हैं, राष्ट्रीय चेतना होती है इनकी, जो भी ये साहित्य लिखते हैं उसमें भारतीय संस्कृति की झलक मिलती है, समाज सुधार का वहाँ पे वर्णन होता है और प्रकृति अचित्रण भी खूब वहाँ पर देखने को मिलता है। अगले मुंशी प्रेमचंद। तो मुंशी प्रेमचंद के बारे में जितना ही कहें उतना ही कम है। 1880 से 1936 के बीच ये रहे और वाराणसी में इनका लम्ही नाम के गांव में जन्म हुआ था। इनका मूल नाम जो था वो धनपत राय था और इन्होंने जितनी भी कहानियां लिखी हैं उन्हें मानसरोवर में पिरोया गया है, जो कि 8 भागों में विभाजित है। इसके अलावा कुछ उपन्यासों की बात करें तो प्रेमाश्रम, गबन, गोदान जैसी रचनाएं इनकी मतलब वर्ल्ड फेमस रचनाएं हैं। गोदान को तो महाकाव्य का आप देखिए दर्जा दिया जाता है। साहित्यिक विशेषताएं क्या, मार्मिक चित्रण करते हैं, मतलब मर्म। अगर आप प्रेमचंद की रचनाओं को पढ़ेंगे तो ऐसा लगेगा कि आप जी रहे हैं उसको। कृषक दुर्दशा, इन्होंने किसानों के ऊपर लिखा है, जो ब्रिटिश टाइम से ही उनके साथ जो भी बुरा होता आ रहा था उन सब के बारे में। दलित की समस्या लिखा है, नारी की चेतना की, नारी के मन में क्या चल रहा है, नारी के साथ समाज में हो क्या रहा है, ये सारी चीज़ें ये लिखते हैं। इनकी भाषा एकदम सरल होती है, आसानी से समझ आ जाती है। कुरीतियों का इन्होंने खंडन किया है। चलिए नेक्स्ट है हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो 1907 से 1979 ईस्वी तक रहे हैं। अशोक के फूल, कल्पता, कूटज, आलोक पर्व, साहित्य सहचर, ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। साहित्यिक विशेषता क्या है? खड़ी बोली का प्रयोग करते हैं, आलोचनात्मक वर्णनात्मक शैली का प्रयोग करते हैं। आलोचना यानी कमियां निकालना, अगर कोई चीज़ गलत है तो गलत कहना। वर्णन करना, अच्छे से वर्णन करते हैं। व्यंग्यात्मक व्यंग करना और व्यास शैली में ये अपनी रचनाएं लिखते हैं। फिर आते हैं धर्मवीर भारती। 1926 में इनका जन्म इलाहाबाद में हुआ था और इनको चिंतामणि घोष पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया है। इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं वो नील झील, दो का गांव, गुनाहों का देवता बड़ा ही फेमस उपन्यास है। सूरज का सातवां घोड़ा भी बहुत ही फेमस है और ये इनकी प्रमुख रचनाएं भी हैं। साहित्यिक विशेषताएं क्या है? ये सामाजिक समस्या के ऊपर लिखते हैं, मनोवैज्ञानिक समस्या के ऊपर लिखते हैं। सरल और स्वाभाविक भाषा होती है इनकी। नारी सौंदर्य का चित्रण भी ये बखूबी करते हैं। फिर है हमारे भगवती चरण वर्मा। 1903 से 81 तक पद्म भूषण का सम्मान भी इनको मिल चुका है। इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं चित्रलेखा, रेखा, टेढ़े मेढ़े रास्ते, दीवानों की हंसी।
तो ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। साहित्यिक विशेषताओं की बात की जाए तो राष्ट्रीयता की भावना, सरल भाषा, संवाद शैली, साहित्य आलोचना, इन सब विषयों पर इनके साहित्य देखने को आपको मिल जाएंगे। तो ये प्रमुख लेखक थे हमारे जो आपको मैंने बताएं, और इनकी जो ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें वो साहित्यिक विशेषताएं और कुछ रचनाएं याद करनी पड़ेंगी आपको, और थोड़ा सा जीवन परिचय, ताकि आप इंट्रो दे सकें। तो ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। जो साहित्यिक विशेषताएं हैं अगर आपको ज़्यादा याद नहीं रहती तो जो भी माइंड में अभी तक मैंने आपको पढ़ाया तो 2-4 तो आ ही गई होंगी, कि सरल भाषा होती है और प्रकृति चित्रण होता है। ये सब तो आप किसी भी लेखक या फिर कवि के अंदर ले सकते हैं, क्योंकि ये तो कॉमन सी चीज़ है, आसपास की चीज़ है, नेचर हमारे आसपास है, समाज आसपास है, तो जाहिर सी बात है साहित्यकार भी उन्हीं चीज़ों पर लिखते हैं। अगला जो टॉपिक है वो है बाल साहित्य। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन 100% आएगा बाल साहित्य के ऊपर। तो बाल साहित्य होता क्या है, थोड़ा सा इंट्रो देख लीजिए। बाल साहित्य से अभिप्राय है इस प्रकार की पुस्तकें जिन्हें रचनाकार बालकों के मानसिक स्तर के अनुरूप तथा उनकी रुचियों और अभिरुचियों को ध्यान में रखकर रचता है। यह बालकों की आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाला होता है। बच्चों को पढ़ाकर उनको शिक्षा देना, उनको समझा देना, उनको उस अपनी लाइफ में कुछ उतारना, तो ये होता है बाल साहित्य। जो बालकों के अनुसार, उसकी भाषा ऐसी नहीं होनी चाहिए कि संस्कृत में लिख दिया बच्चे को समझ ही नहीं आ रहा, या फिर वो इतनी बड़ी कहानी है कि बच्चा बोर हो रहा है, सुन ही नहीं रहा है। तो बच्चे के अनुसार और फिर उसके लिए ज़रूरी हो और उससे उसे कुछ फ़ायदा मिले, तो ऐसा साहित्य जो होता है वो बाल साहित्य होता है। उदाहरण के लिए आप देखेंगे, आपने भी अपने बचपन में पंचतंत्र की किताबें पढ़ी होंगी, जिसमें जंगलों की इतनी बढ़िया और मज़ेदार कहानियाँ होती थीं, जिसके लेखक थे विष्णु शर्मा। और आपने अगर पढ़ा हो तो शायद हितोपदेश भी पढ़ा हो, उसमें ज्ञान से भरी हुई इतनी कहानियाँ, मतलब बहुत ही बढ़िया कहानियाँ हैं। मैंने तो पढ़ी थी, ये दोनों ही किताबें मैंने पढ़ी हैं। और जो हितोपदेश है उसके जो लेखक हैं वो नारायण पंडित जी हैं। तो ये आप उदाहरण जरूर लिखेंगे। आगे देखिए, आवश्यकता व महत्व। अब बाल साहित्य की आवश्यकता क्यों है, महत्व क्या है, पढ़ लीजिए। बालकों के व्यक्तित्व का पूर्ण विकास करने के लिए, नैतिक विकास में सहायक, क्योंकि कई बार कहानियाँ पढ़ के बच्चे सीखते हैं कि झूठ नहीं बोलना, सच बोलना है। कहानी में जो नायक करता है ना, फिर वो बच्चा भी करना चाहता है, दूसरों की मदद करना है ना, बड़ों का सम्मान करना है, पढ़ाई करनी है, ये सारी चीज़ें वो सीखते हैं। अच्छी आदतों का निर्माण होता है कि कहानी में जो अच्छा लड़का था वो ऐसे से करता था तो मैं भी करूँगा, तो इस तरीके से बच्चे सीखते हैं। जीवन मूल्यों का विकास होता है, भाषा में भी सहायक होता है, भाषा के विकास में। मनोरंजन यानी उनके एंटरटेनमेंट के लिए अच्छा हो जाता है कहानियाँ पढ़ना। पंचतंत्र और हितोपदेश बच्चों को ज़रूर देनी चाहिए बचपन में पढ़ने के लिए। भावात्मक विकास होता है उनका, सामाजिक विकास भी कहानियों के द्वारा उनका हो जाता है। फिर आता है बाल साहित्य के प्रकार, जो इन 2 भागों में विभाजित हैं, कथ्य की दृष्टि से और विधा की दृष्टि से। सबसे पहले हम कथ्य की दृष्टि से देख लेते हैं कि बाल साहित्य कितने प्रकार का होता है। तो कई प्रकार का हो सकता है कथ्य, यानी उसके अंदर जो विषय है वो, जैसे कि भोजन संबंधी कथ्य हो सकता है, खाने से रिलेटेड कोई कहानी है, वस्त्र संबंधी, परिवार और मित्रों से रिलेटेड कथ्य हो सकते हैं, पशु पक्षियों वाली कहानियाँ हो सकती हैं, जल जीवन जैसे मछली वछली हो रही उनके बारे में हो सकती हैं, खेल संबंधी तथ्य, त्योहारों से संबंधित तथ्य हो सकता है, जीवन मूल्यों से संबंधित और अच्छी आदतों से संबंधित भी तथ्य हो सकते हैं। तो जो जो विषय इंक्लूड होते हैं ना कहानी में, बाल साहित्य में, वो यहाँ पर बेसिकली आपको लिखना है। और विधा की दृष्टि से देखें तो क्या क्या हो सकता है, बाल गीत, आप लोरी भी कह सकते हैं, कविताएं, कहानी, निबंध, एकांकी, जो आपने भी एनसीईआरटी में पढ़ा होगा, एकांकी जो पापा खो गए एक पढ़ा था आपने, तो वो आ सकता है, क्योंकि आपको ये बाद में एक्सप्लेन करना होगा ना पेपर में, तो आप वहाँ पर एग्जाम्पल भी डाल देंगे। आत्मकथा और जीवनी, संस्मरण, यात्रा वर्णन, ये सारी विधाएं भी हो सकती हैं। अगला टॉपिक है पाठ्य पुस्तक और पूरक पुस्तकों में डिफरेंस। तो आपको पहले भी पता होगा पाठ्य पुस्तकें क्या होती है। जब आप क्लास में जाते हैं और आपको किताबों का जो सेट मिल जाता है वो होती है पाठ्य पुस्तक, और पूरक पुस्तकें वो होती हैं जो बीच बीच में टीचर बोलते रहे ना कि इस लेखक की ये किताब पढ़ लो, इस लेखक की ये किताब पढ़ लो, वो होती हैं पूरक किताबें। तो देख लीजिए डिफरेंसेस क्या होता है। पाठ्य पुस्तक जो होता है विषय का पूर्ण ज्ञान देने के लिए, गहन अध्ययन करने के लिए होती हैं, जबकि
पाठ्य पुस्तकों की शेष आवश्यकताओं को पूर्ति करने के लिए पूरक पुस्तकें होती हैं। मतलब जो आपका पाठ्य पुस्तक है एक तो वो सिलेबस अकॉर्डिंग होगा, लेकिन अगर कोई कमी रह गई है तो वो पूरा कौन करेगा? पूरक पुस्तकें, जो ये टीचर कई बार एक्स्ट्रा मटेरियल अपने साथ लेकर आते हैं। ज्ञानार्जन में सहायक, ज्ञान को अर्जित करने में आपके लिए पाठ्य पुस्तक जरूरी है और यह है ज्ञान की स्थायी और व्यवहारिक बनाना। अगर आप पूरा पुस्तकें पढ़ें तो ज्ञान तो होगा लेकिन वो स्थायी भी हो जाएगी, क्योंकि आप एक्स्ट्रा मेहनत करके पढ़ेंगे ना, कोई चीज़ रिसर्च करके पढ़ेंगे, सर्च करके पढ़ेंगे या किसी से पूछ के समझेंगे तो वो ज़्यादा स्थायी हो जाएगा। इससे क्या होता है? भाषिक तत्वों पर अधिक बल होता है पाठ्य पुस्तक में, क्योंकि वो सेट पूरा तैयार किया जाता है पूरी कमेटी के द्वारा। और पूरा पुस्तकें क्या होती है? वाचन पर आधारित होती हैं। फिर इसमें गहन अध्ययन की पुस्तकें होती हैं, इसमें द्रुत पठन की पुस्तकें होती हैं कि बस पढ़ लीजिए एक बार तो अच्छा होगा रेफरेंस के लिए। गंभीरता से अध्ययन यहाँ पर जरूरी है, लेकिन यहाँ पर तीव्र गति से भी आप अध्ययन कर सकते हैं। पाठ्य पुस्तक छात्रों के ज्ञान में वृद्धि करता है और पूरक पुस्तक ये स्व अध्याय की आदत डालता है, बच्चे के अंदर एक्स्ट्रा पढ़ने की आदत डालता है। आगे देखिए, अगला टॉपिक है बाल साहित्य की रचना के सिद्धांत। कि बाल साहित्य को रचते समय, जब आप बाल साहित्य रच रहे हैं, कोई कहानी लिख रहे हैं किसी बच्चे के लिए, तो किन किन बातों का ध्यान रखेंगे, किस बेसिस पर वो लिखा जाएगा। तो पहला बाल केंद्रीयता का सिद्धांत, कि वो जो आप कहानी लिख रहे हैं, जो भी लिटरेचर है, बाल साहित्य है, उसमें जो केंद्र में होगा वो बालक होना चाहिए, बच्चा होना चाहिए। क्रिया केंद्रीयता का सिद्धांत, उसमें क्रियाएं होनी चाहिए। सहसंबंधता का सिद्धांत, सहसंबंधता यानी संबंध होना चाहिए, हर चीज़ दूसरी चीज़ से इंटरलिंक्ड होनी चाहिए। प्रायोगिक कार्य सिद्धांत, स्पष्ट होनी चाहिए सारी चीज़ें, आकर्षक होना चाहिए, भाषा तत्वों का नियोजन होना चाहिए, व्यक्तित्व निर्माण सिद्धांत होना चाहिए, रुचि सिद्धांत की बच्चा इंटरेस्ट ले, भंडार शब्द में वृद्धि सिद्धांत, इन नए नए वर्ड बच्चा सीखे। उसके बाद आ जाइए, अगला जो टॉपिक है आपका प्रमुख बाल साहित्यकार व प्रकाशन। कि मेन जो बाल साहित्यकार कौन कौन है, किस किस ने बालकों के लिए साहित्य लिखा है और कौन कौन से प्रकाशक हैं जो पब्लिश करते हैं उन किताबों को। तो सबसे पहला जो साहित्यकार है मुंशी प्रेमचंद को ही मान लीजिए, उन्होंने बाल साहित्य काफ़ी लिखा है। आपने खुद भी उनकी कहानियाँ पढ़ी होंगी, जिसमें से एक है बूढ़ी काठी, पंच परमेश्वर, ईदगाह तो ज़रूर पढ़ी होगी, दो बैलों की कथा भी आपने ज़रूर पढ़ी होगी। तो ये बाल साहित्य, क्योंकि इसमें बच्चों के मनोविज्ञान के ऊपर लिखा गया है और बच्चे इन्हें पढ़कर कुछ ना कुछ सीखते ही हैं। इसके अलावा रविंद्रनाथ टैगोर ने भोला राजा तोते की कहानी, ये सारी चीज़ें लिखी हैं। विष्णु शर्मा का पंचतंत्र यहाँ भी आ सकता है, नारायण पंडित का हितोपदेश भी यहाँ आप डाल सकते हैं। तो ये थे प्रमुख साहित्यकार। अब हम देखते हैं प्रमुख प्रकाशक, यानी जो पब्लिश करते हैं उनको। तो एक है चिल्ड्रन बुक ट्रस्ट, जिसकी स्थापना हुई थी 1957 में। किसने की थी? केशव शंकर पिल्लाई ने। और ये जो प्रकाशक है ये खुद भी कुछ बाल साहित्य लिखता है या प्रकाशित करता है, जिनमें से है जहाज, अनोखे रिश्ते, महान व्यक्तित्व अलावा। सेकंड नंबर पे नेशनल बुक ट्रस्ट है, NBT, और 1957 में ही इसकी भी स्थापना हुई थी। इसका कार्य क्या है? प्रकाशन करना। ये कार्य तो हर प्रकाशक का ही है ना, प्रकाशन करना, पब्लिश करना। पुस्तक पठन प्रोत्साहन, यानी किताबों को पढ़ने के लिए मोटिवेट करना। बाल साहित्य को बढ़ावा देना। विश्व पुस्तक मेला का आयोजन नई दिल्ली में यही कराता है, NBT। तो ये चीज़ भी आप ध्यान रखेंगे। फिर आ रहा है साहित्य पुरस्कार, यानी लिटरेचर से रिलेटेड जो इंडिया में पुरस्कार दिए जाते हैं वो। तो साहित्य के क्षेत्र में जो पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं वो होते हैं साहित्य पुरस्कार। उदाहरण के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार, ज्ञानपीठ पुरस्कार, हिंदी अकादमी पुरस्कार आपने सुने होंगे। इसके बाद है राष्ट्र कवि की अवधारणा, यानी राष्ट्र कवि कौन होता है? तो जिन कवियों ने राष्ट्र भावना से ओतप्रोत रचनाएं की हैं, जिन भी कवियों ने देश के लिए, राष्ट्र के लिए रचनाएं रची, वो होते हैं हमारे राष्ट्र कवि। तो राष्ट्र कवि की पहचान क्या है, मतलब एक राष्ट्र कवि कौन होगा, कौन से गुण होंगे उसके अंदर? तो पहली बात, इतिहास की घटनाओं का पारस्परिक उसको संबंध और ज्ञान होगा कि इतिहास में क्या चीज़ें कब घटित हुई हैं, तब जाके वो अपने देश को अच्छे से समझ पाएगा और उसके लिए लिख पाएगा कविताएं। फिर घटनाओं का परिणाम, कि जितनी भी घटनाएं हुई उसका रिजल्ट क्या निकला, तो उस बेस पर भी वो अपनी कविताएं रचित करेगा। अपने देशवासियों के भीतर निहित महत्ता का ज्ञान, उसको अपने देश से जुड़ाव होगा, अपने देश के लोगों के बारे में वो जानता होगा, तभी वो देश के लिए कविताएं लिख पाएगा और लोग उसे खुद से कनेक्ट कर पाएंगे।
अतीत को देखते हुए भविष्य असंकेत कर पा रहा हो कि जो अतीत में कुछ गलत किया और उसका परिणाम गलत हुआ तो वो दोबारा रिपीट ना हो। देश इस संस्कृतियों को समेटना, क्योंकि देश, हमारा देश अगर बात करें तो बहुत ही विविधताओं वाला है, तो पूरे देश को समेटना एक कविता के अंदर बहुत ही बड़ी बात हो जाती है। तो जो ऐसा कर पाता है वो कहलाता है राष्ट्र कवि। तो ये सबके बस की बात तो है नहीं कि वो राष्ट्र कवि बन जाए। अब कुछ इंपॉर्टेंट कवियों के यहाँ पे जिक्र किया गया है, जिसमें से एक है माखनलाल चतुर्वेदी। 1888 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था, 1968 में इनका देहांत हुआ था। जन्म इनका मध्य प्रदेश में हुआ था, बाबई नामक गांव में। इन्होंने कौन कौन सी भाषा में अध्ययन किया है? अंग्रेजी, संस्कृत, गुजराती, मराठी, बांग्ला इत्यादि भाषाओं में इन्होंने अध्ययन किया है। सामान्य परिवार में जीवन यापन हुआ था इनका। और जो मेन चीज़ है कि पुरस्कृत कृतियाँ, मतलब कौन कौन से पुरस्कार मिले हैं इन्हें और किन किन चीज़ों के लिए मिले हैं। साहित्य सेवा के लिए सागर विश्वविद्यालय द्वारा इन्हें डी.लिट की उपाधि दी गई सबसे पहले तो। उसके बाद भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण दिया गया। हिम तरंगिणी जो उन्होंने लिखा उस पर उनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला और हिम किरीटिनी पर इन्हें देव पुरस्कार मिला। अगले हमारे मैथिली शरण गुप्त। इनका 3 अगस्त 1886 में उत्तर प्रदेश के चरी गांव में जन्म हुआ था। खेल कूद में ये अधिक ध्यान देते थे, इसलिए पढ़ाई में एकदम नॉर्मल स्टूडेंट थे, बैक बेंचर थे। और इन्होंने क्या क्या इन्होंने जो लिखा है उसमें क्या होता था, पवित्रता, नैतिकता और मानवीय संबंधों की रक्षा इनके प्रमुख गुण थे और ये साहित्य में भी उनके देखने को मिलता है। पुरस्कृत कृतियाँ क्या है कि राज्यसभा का सदस्य इनको मनोनीत किया गया था, दद्दा नाम से इनको पुकारा जाता था और साहित्य के वाचस्पति की उपाधि मिली थी और सम्मान में मैथिली शरण गुप्त अभिनंदन ग्रंथ जो है वो लाया गया। और राष्ट्र कवि पदवी इनको महात्मा गांधी द्वारा दिया गया और इनका जन्म जो हुआ था ना 3 अगस्त को, तो उसी 3 अगस्त को हम राष्ट्र कवि दिवस के रूप में भी मानते हैं। तो इतने महान थे हमारे ये कवि। अगला जो हमारा है रामधारी सिंह दिनकर। 1908 में इनका जन्म हुआ था और 74 में देहांत हो गया। बेगूसराय जिला बिहार में इनका जन्म हुआ था। इन्हें आधुनिक युग के श्रेष्ठ वीर रस कवि कहते हैं। संस्कृत, बांग्ला और उर्दू भाषा में इन्होंने गहन अध्ययन किया है। ये सलाहकार, अध्यापक और उपकुलपति के रूप में भी कार्य कर चुके हैं। इसके अलावा इन्हें जो पुरस्कार वगैरह मिले हैं वो देख लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन आएगा और ये पुरस्कार का भी पूछेगा, आपको लिखना होगा। तो पद्म विभूषण मिला है इन्हें और संस्कृति के 4 अध्याय जो इनकी रचना है उसके लिए उन्हें साहित्यिक अकादमी पुरस्कार मिला। कुरुक्षेत्र जो इन्होंने लिखी किताब उसे जो है विश्व के 100 पुस्तकों में शामिल किया गया है। तो ये भी अपने आप में बहुत बड़ी बात हो जाती है। अगला टॉपिक है साहित्य अकादमी पुरस्कार की जो लिटरेचर से रिलेटेड जो पुरस्कार हैं वो इंडिया में कौन कौन से हैं और उसके अंदर क्या क्या होता है। तो स्वतंत्रता प्राप्ति से पहले से ही प्रयास किया जा रहा था कि साहित्य अकादमी पुरस्कार जैसा कोई मंच हो जो लेखकों को और साहित्यकारों को इनाम दे या फिर उनको बढ़ावा दे, जैसे अवार्ड वगैरह होते हैं। तो क्या हुआ, सबसे पहले 1952 में अक्षर राष्ट्रीय अकादमी बनाई गई, लेकिन फॉर्मली रूप से, औपचारिक रूप से ये जो साहित्य अकादमी बनी इसकी स्थापना 1954 में हुई थी। यह प्रतिवर्ष प्रत्येक भाषा में यानी हर साल हर भाषा में प्रकाशित जो सबसे सर्वोत्कृष्ट होती है, सर्वोच्च सबसे अच्छी होती है साहित्य कृति होती है, उसको पुरस्कार मिलता है ये वाला। साहित्य क्षेत्र में बड़ा ही महत्वपूर्ण योगदान है इसका। पहली बार ये पुरस्कार 1955 में जब दिया गया था तो इसकी जो राशि थी वो 5,000 रुपये थी, ठीक है। और 2003 में इसकी राशि बढ़ा दी गई 50,000 तक। 2013 में ये पुरस्कार जो मृदुला गर्ग को मिला था, जो कि उनका उपन्यास था मिलजुल मन, उसके ऊपर। और 2014 में रमेश चंद्र शाह को विनायक उपन्यास के बिना पर दिया गया था। अब आता है हमारा हिंदी अकादमी। तो हिंदी अकादमी जो पुरस्कार है वो क्या होता है, देखिए, गद्य, काव्य, नाटक, बाल साहित्य, सम्मान, हास्य, व्यंग आदि किसी भी क्षेत्र में निम्न जो है पुरस्कार प्रदान किए जा सकते हैं। जैसे कि होता है हिंदी अकादमी श्लाका, मतलब हिंदी अकादमी के अंदर ही डिफरेंट चीज़ों के लिए डिफरेंट आपको मिल जाएगा। तो हिंदी अकादमी श्लाका सम्मान में आपको 50,000 की राशि मिलती है। हिंदी अकादमी विशिष्ट योगदान सम्मान 50,000। हिंदी अकादमी काव्य सम्मान, अगर आपने कोई कविता ऐसी लिख दी है
तो फिर 50,000, और फिर गद्य विधा सम्मान में भी 50,000। और यदि आपने हिंदी अकादमी बाल साहित्य सम्मान आपको मिल जाए, आपने ऐसी कोई बाल साहित्य दिया है जो बहुत ही ज़्यादा मतलब एकदम ही एक क्रांति ला दी है, तो फिर वहाँ पर आपको 1 लाख रुपए तक का इनाम जो है दिया जाता है। 2009 और 10 में ये सम्मान जिनको मिले हैं उनके नाम मैंने यहाँ पर लिखे हैं कुछ। एक तो मैंने ये उदाहरण है एक्चुअली में। तो हिंदी अकादमी विशिष्ट योगदान सम्मान मिला था प्रोफेसर मुजीब रिजवी को, और हिंदी अकादमी काव्य सम्मान मिला था डॉक्टर कन्हैयालाल नंदन को। तो ये था हमारा हिंदी अकादमी पुरस्कार। अब आता है ज्ञानपीठ पुरस्कार। ये आपने जरूर सुना होगा ज्ञानपीठ पुरस्कार। ये क्या होता है कि भारतीय साहित्य का सर्वोच्च पुरस्कार है ये, इसलिए नाम सुना होगा आपने। ये क्या है कि संविधान में जो हमारी 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है या लिखे गए हैं, यदि उन 22 भाषाओं में से किसी भी भाषा के क्षेत्र में आपने अपनी रचना की है जो अत्यंत ही प्रभावशाली है, तो आपको ये पुरस्कार मिल सकता है। इसमें क्या होती है, 11 लाख की राशि होती है, प्रशस्ति पत्र मिलता है यानी जो भी सर्टिफिकेट है, और वाग्देवी की कांस्य प्रतिमा अवार्ड के रूप में दी जाती है। पहला जो ज्ञानपीठ पुरस्कार 1965 में मलयालम के लेखक थे हमारे शंकर कुरुप, उनको दिया गया था। और ये जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है, इसकी स्थापना जो है वो संस्थापक जो अध्यक्ष थी श्रीमती रमा जैन ने की थी। और इस ज्ञानपीठ पुरस्कार को बनाने के लिए, इस मंच को बनाने के लिए कई गोष्ठियाँ की गई, मीटिंग की गई। इतिहास में बड़े बड़े विद्वानों ने बहुत विचार किया, और उसके बाद ये जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है इसकी नींव पड़ी, और फिर ये अपने स्वरूप में आया। तो ये थे हमारे प्रमुख हिंदी लिटरेचर के पुरस्कार, जो कि मैंने सारे यहाँ पर करा दिए। तो ये यहाँ पर यूनिट 3 आपकी हिंदी की ख़त्म हो जाएगी, और इसके बाद मैं यूनिट 4 और 5 जल्दी ही करा दूँगी।